कैसे आप लोग, मैं हाजिर हूँ आपके साथ आज एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम पंजाब यूनिवर्सिटी का बीए सेकेंड ईयर का एक जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। वो है आपका सिकंदर और पोरस का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है सिकंदर और पोरस का युद्ध। इस चैप्टर के बारे में हम पूरी क्लियरेंस करेंगे कि इसमें क्या हुआ था, कौन कौन था इसमें, कितनी कितनी सेना थी और किस किस वजह से हार हुई, किसकी हार हुई। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में खोजने का प्रयास करेंगे। तो चलो मेरे साथ, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बार कि सिकंदर और पोरस का युद्ध क्या था। देखो, सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो बेसिकली क्या था, सिकंदर की विस्तारवाद की नीति थी। वो देश को जीतना चाहता था। सिकंदर महान इसलिए बोलते हैं उसको कि बहुत सारे देशों को उसने जीता था और उसका अगला सपना जो उसका होता भारत था, इसको भारत को जीतना है। तो भारत को जीतने के लिए भी भारत में आया था। तो जब वो भारत में एंट्री करा तो यहाँ पर उसको 2-3 राजा मिले। ठीक है, तो जब उसको 2-3 राजा मिले, 2-3 राजाओं ने उसका अधीनता स्वीकार कर ली सिकंदर की। उसको बहुत सारा भेंट भी दिया। ठीक है, सिकंदर को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि भारत में 16 महाजनपद और कोई भी एकता में नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ है। सबसे बड़ी जो उसकी विक्ट्री वहीं पर हो गई थी भारत में आने से पहले, जब उसको ये पता लगा कि भारत में जितने भी राजा हैं वो सारे एक दूसरे से चिढ़ते हैं, जलते हैं। ठीक है, तो यही उसकी विक्ट्री थी सबसे बड़ी। तो फिर जो भारत में आया, जब उसको बहुत सारे राजा दिखे तो उन राजा को उसने अपने संदेश भिजवाए कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो बहुत सारे राजा ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन एक राजा जिसने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी, उसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो मेरे साथ पहले शुरुआत करते हैं सिकंदर और पोरस के बारे में। थोड़ा सिकंदर के बारे में जान लो आप, क्या है ये सिकंदर। तो देखो, सिकंदर अलेक्जेंडर नाम है इसका, जो आपको पता ही होगा। इसका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था। मैसेडोनिया एक देश है, वहां पर हुआ था। ठीक है, इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप द्वितीय। पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु हो गई अचानक से, किसी पिता के सैनिक ने इनकी मृत्यु कर दी थी। तो पिता की मृत्यु के बाद जो अगला जो राजा बना सिकंदर ही बना था। ठीक है, जब राजा सिकंदर बना तो सिकंदर की नीति थी विस्तारवाद की। वो विस्तार करना चाहता था अपने राज्य का, बड़े जितना उसको सपना था कि मैं पूरे वर्ल्ड को जीतूंगा। उस समय जितने भी देश, उस समय वर्ल्ड में जितने भी देश थे उन सबको उसने जीत लिया था एक करके। जैसे कि हम आपको बताएंगे, ईरानी, बेबीलोनिया, ठीक है, तुर्की, अफगानिस्तान, पर्शियन, ठीक है, ये सब उनको उसने ये सब कुछ जीत लिया था। ठीक है, इन सबको जीतने के बाद जो उसके अगला सपना था, इसको जीतना था, वो था भारत। उसको भारत जीतना था। तो भारत जीतने के लिए भाई साहब 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, जिसको क्या बीसी भी बोलते हो, आता है भारत, आता है। अब भारत जब आएगा, अब देखो भारत ये आया, ये भारत है। ठीक है, तो यहां पर भारत से वो इस साइड से आया। ठीक है, यहां पर आपको पता पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान से आया वो, इधर से इस साइड से आया, पश्चिम की साइड से। तो जब पाकिस्तान की साइड से भारत एंट्री करा तो उसको 2-3 राजा मिले। सबसे पहले यहां पर जो राजा मिला उसको वो मिला यहाँ का तक्षशिला का। तक्षशिला यहाँ का एक राज्य था, वो मिला। ठीक है, और यहाँ के राजा का नाम था आम्भिक। क्या नाम था? आम्भिक। तो सिकंदर जैसे ही पहुंचा, तक्षशिला पहुंचा, तो उसने संदेश भिजवाया आम्भिक को कि भाई देखो, या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर तुम मुझसे युद्ध कर लो। आम्भिक को जैसे ही पता लगा सिकंदर आ चुका इतनी बड़ी सेना के साथ, तो भाई साहब खुद गया और उसके कदमों में जाके गिरा और उसको भेंट भी किया। बहुत सारी सेना उसको, 5000 की सेना उसको गिफ्ट करके आया था। कौन? आम्भिक। और आम्भिक ने क्या बोला कि हुजूर आप ही हो हमारे माए बाप, मतलब उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ये देखते ही सिकंदर का मनोबल और बढ़ गया, कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो आम्भिक को उसने बोला चलो ठीक है, अब से तुम मेरे गवर्नर और अब से तुम्हारा राज्य मेरे नाम पर चलेगा। तो आम्भिक ने मान भी लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उसकी डेस्टिनेशन थी तक्षशिला के बाद, जो नेक्स्ट था वो था पंजाब। अब उसको पंजाब को जीतना था। ठीक है, पंजाब को भी जीतना था उसको। अब पंजाब का जो राजा था उस समय, पंजाब का जो राजा था उसका नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, ठीक है, जिसको कि आप पोरस भी बोलते हो, उर्फ पोरस। ये वो आदमी था, 6 फुट का आदमी था, ये था वो पोरस। ठीक है, इसके पास संदेश भिजवाया। ठीक है, इसके पास संदेश ये भिजवाया कि देखो भाई पोरस, या तो तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो या हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो पोरस को जैसी ये बात पता लगी तो पोरस ने बोला मैं तुम्हें अपना राज्य क्यों दूं, मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार कैसे करूं, मैं नहीं करता। साफ मना कर दिया पोरस ने कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अलेक्जेंडर को जैसी बात खबर का पता लगा, उसको खबर मिली कि भाई पोरस एक राजा पंजाब का, उसने हमारी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर ने उससे आक्रमण करने की घोषणा कर दी कि हम तेरे साथ युद्ध करेंगे, रेडी हो जा फिर, अगर तू हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करता। तो पोरस को भी लगा चलो ठीक है भाई, आ जाओ युद्ध कर लो। भाई एक क्षत्रिय को धर्म क्या, युद्ध करना, जिंदगी भर धर्म है उसका युद्ध करना। तो उसने बोला चलो ठीक है, आ जाओ युद्ध कर ले, देख लेते हैं किसमें कितना है दम, आ जाओ युद्ध कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होने की कगार पर यह सिचुएशन आ गई थी। अब युद्ध कैसे हो वो देखो। ठीक है, तो पोरस ने अपने संदेश में लिखा कि हम तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं करेंगे।
मतलब हम तुम्हारे लिए युद्ध के लिए रेडी हैं। ये बात सुनते सिकंदर का भी खून खोल उठा कि चलो देखते हैं भाई किसमें ऐसा कौन माइकल आया जो मेरे को ललकार है, सिकंदर को, पूरे विश्व विजेता को ललकार है, चलो देख लेते हैं। तो इनके बीच में यही हुआ। अब सिकंदर अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता है। जब वो सिकंदर अपनी सेना लेकर तक्षशिला से पंजाब के राज्य में जाने के लिए आगे बढ़ता है, तो जब वो आगे बढ़ता है तो बीच में एक नदी आती है, उस नदी का नाम है झेलम नदी। ये नदी आती है, इसको पार करने के बाद ही आप पंजाब में एंटर कर सकते हो। तो जो पोरस की सेना थी वो यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई थी। सिकंदर ने देखा कि यहाँ पर तो पहली सेना लगी हुई पोरस की, है कि नहीं। तो सिकंदर ने बोला भाई इस नदी को पार कैसे किया जाए। नदी पूरी उफान पर थी, बहुत ज्यादा बहाव था नदी का, अगर कोई इसको पार करने की कोशिश भी करेगा तो नहीं कर सकता, तो क्योंकि बीच में कोई पुल भी नहीं था। पुल तो छोड़ो, कुछ और भी नहीं था जिसके सहारे लटक लटक के कहीं पार किया जा सके, और पानी का बहाव बहुत तेज था। कौन मरना चाहेगा इस पानी के बहाव में। सिकंदर की सेना के मन में ये था भाई हम तो इसको पार नहीं करेंगे। सिकंदर को लगा भाई इसको पार कैसे किया जाए, झेलम नदी को पार तो करना, पार करके तुम पोरस की सेना से युद्ध करेंगे, अब कैसे करें। तो सिकंदर ने बोला एक काम करो, थोड़ा टेंट लगाओ यहाँ पर, टेंट टूट लगाओ, सोचते हैं तब तक कुछ दिमाग में आएगा। तो सिकंदर की सेना ने यहाँ पर अपने टेंट टूट लगाए और अपनी सेना को विश्राम करने के लिए बोला। यहाँ पर सारी सेना विश्राम करने लगी। अब पोरस की सेना यहाँ पर खड़ी है। पोरस की सेना सोच रही है कि क्या चल क्या रहा है इनके बीच में, है कि नहीं। सिकंदर को 3-4 दिन हो गए बैठे बैठे, सिकंदर सोच रहा है कि कहाँ से निकला जाए झेलम नदी से, कहीं से तो निकला जाने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। तो सिकंदर खोजने लगा, तो सिकंदर को मिला नहीं। तो 1-2 दिन बाद उसको मिल गया, वो मिला यहाँ पर एक टापू, बीच में एक टापू था। इसको पार करने के बाद आप सीधा आप कहाँ पहुंच सकते हो, पंजाब के एरिया में पहुंच सकते थे, जहां पर पोरस की सेना ऑलरेडी लगी हुई थी। और पोरस को ये बात पता नहीं थी कि यहाँ पर एक टापू है। पोरस को लगा यहाँ पार ही नहीं कर पाएगा, नदी नहीं पार कर पाएगा, तो आएगा कैसे, आएगा तो मैं सेना लेकर बैठा ही हूं। पोरस को यही लगता था, पोरस के मन में था, उसको इस टापू के बारे में नहीं पता था कि वो यहाँ पर भी टापू पार करके वो आ सकता है, एंटर कर सकता है, उसको इसके बारे में नहीं पता था। तो जैसे ही क्या हुआ, अब सिकंदर बैठा हुआ है, अब पोरस को देख रहा है कि कर क्या रहा, कर क्या नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा। पोरस को देखे जा रहा है, सिकंदर भी इधर उधर घूम रहा है कि देखा जाए कुछ तो करेंगे, ठीक है। बाद में सेना ने एक आदमी ने आकर बताया सिकंदर को, जनाब हमें एक ना टापू मिल गया जिसको पार कर आप झेलम नदी को पार कर लोगे। सिकंदर ने बोला अच्छा मिल गया, उसने बोला हाँ जी मिल गया। उसने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, अभी नहीं जाएंगे, हम रात के समय में जाएंगे। रात के समय में जब रात हुई तो उस समय बारिश आ गई। जब बारिश आई तो सिकंदर ने बोला एक काम करो भाई, मेरे कपड़े पहन के एक आदमी, मतलब एक सेना है ना, तो सिकंदर ने अपने कपड़े उतारे और अपने सेना को दे दिए, सिपाही को दे दिया, और बोला कि तू ये कपड़े पहन के बैठ जा इधर ही, ताकि पोरस को लगता रहे कि सिकंदर यहाँ पर बैठा हुआ है। पोरस को भी लगा भाई ये कुछ कर तो रहा नहीं है, क्या करेंगे, अब विश्राम करो भाई, तुम भी विश्राम करो, हम भी विश्राम करते हैं, हम करें। तो पोरस यहाँ पर बैठा ही था। पोरस थोड़ा सा ना क्या कहता है, लाइटली ले गया इस बात को, थोड़ी सी आम बात ले गया, भाई सिकंदर आ नहीं पाएगा। अब से उसको क्या पता कि सिकंदर ने एक रास्ता खोज लिया और उसने अपना सिपाही बैठा रखा उस टेंट के अंदर, जिसको वो बार बार देख रहा है कि नहीं। वो था कौन, सिकंदर थोड़ी था, उसका सिपाही था। तो पोरस के मन में तो यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, सिकंदर अपनी जितनी भी सेना थी, सिकंदर अपनी आधी सेना को छोड़कर यहीं छोड़ गया, इस शिविर के अंदर, टेंट के अंदर छोड़कर, ताकि पोरस को लगता रहे कि हम यहीं बैठे हुए हैं। आधी सेना लेकर वो यहाँ पर आया और टापू को पार किया 11,000 सेना के साथ। कितनी सेना के साथ, 11,000 सैनिकों के साथ उसने टापू को पार कर लिया, ठीक है। और टापू को पार करने के बाद उसने अपनी बहुत सारी सेना, अपना सेनापति भी, उसका नाम था कैटरस, क्या नाम था उसका, कैटरस को बैठा कर गया। कैटरस को बोला देख बेटा इधर ही बैठा रहा है, जब मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी मैं तेरे को बुलाऊंगा, अपनी पूरी सेना लेकर आ जियो। तो उसने बोला जी जनाब, आप बोलोगे मैं उसी समय आ जाऊंगा। उसने बोला ठीक है, रेडी रहो, यहीं पर बैठे रहो। तो कैटरस को बैठाने के बाद सिकंदर अपनी थोड़ी बहुत सेना लेकर, जो 11,000 की सेना थी, वो लेकर पहुंचता है ऐसे। अब पहुंचता है, अब उसी समय पेट्रोलिंग कर रहा था, पेट्रोलिंग मतलब जांच पड़ताल कर रहा था, उसका बेटा जो कि थोड़ी बहुत सेना के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था, वो आता है सामने से। सिकंदर मतलब पोरस का बेटा आ रहा है सामने से पेट्रोलिंग करता हुआ, थोड़ी बहुत जांच बीच करता हुआ कि कोई व्यक्ति तो नहीं है ना, ऐसे अपनी सेना के साथ वो आ रहा है, ठीक है। सामने से सिकंदर अपनी 11,000 की सैनिकों के साथ आ रहा है। अब उसको थोड़ी पता है, पोरस के बेटे को थोड़ी पता कि आगे सिकंदर आ रहा है ना, महान विश्व विजेता आ रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता था। तो सामने से सिकंदर की सेना, सिकंदर खुद आ रहा था सामने से। अब जैसे ही हुआ, सामने उसका बेटा दिख गया, उसको, किसका, पोरस का बेटा दिख गया। तो सिकंदर ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। सिकंदर जब आक्रमण किया तो सिकंदर ने पोरस के बेटे को वहीं मार दिया और बहुत सारी सेना का खात्मा कर दिया। किसकी सेना का, पोरस के बेटे की सेना का खात्मा कर दिया। उसमें से कुछ ऐसे सिपाही थे जो भागते हुए अपनी जान बचाते हुए सीधे कहां पर पहुंचे, पोरस की सेना के पास पहुंचे, पोरस के पास पहुंचे। उसने पोरस को बताया कि जाकर सर सिकंदर ने आपके बेटे को मार दिया। पोरस को ये बात सुनते ही पोरस के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, उसका बेटे की हत्या कर दी सिकंदर ने। ये बात सुनते ही तो पोरस खड़ा हुआ। देखो इस समय दो सिचुएशन होती, अगर किसी भी बाप को आप बताओ कि उसका बेटा मर गया तो दो सिचुएशन होती। एक सिचुएशन ये होती कि उस समय पोरस हार मान लेता और चुपचाप बैठ जाता अपने बेटे की शोक में,
दूसरी सिचुएशन ये थी कि पोरस उस गम को, उस दुख को अपनी हिम्मत बनाता और युद्ध करता सिकंदर से। वही काम किया पोरस ने, उसने उस दुख को इकट्ठा किया और अपनी हिम्मत बनाया और जाकर सिकंदर से युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ और अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया। ठीक है, तो जैसे सिकंदर पहुंचा, अब आमने सामने सिकंदर की सेना आ गई युद्ध के रण में और यहाँ पर पोरस की सेना आ गई। ठीक है, अब सिकंदर की सेना कैसी थी, पोरस की सेना कैसी थी वो देख लो। पोरस की सेना ये खड़ी, अब सिकंदर की सेना खड़ी कर देता हूँ, देख लो कैसे खड़ी हुई थी, वो मैं खड़ी कर देता हूँ। देखो सिकंदर की सेना ऐसे थी, तो ये है देखो भाई संरचना पूरी की पूरी सेना की। ये थी सिकंदर की सेना जो सामने खड़ी थी, ये थी पोरस की सेना। देखो सिकंदर की सेना में देखो घुड़सवार हैं ये सारे, ये घुड़सवार यहाँ पर खड़े लेफ्ट राइट पे घुड़सवार खड़े करके सिकंदर ने अपने, और खुद ही एक घोड़े पर खुद सवार है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उसने सामने धनुर्धर खड़े कर रखे हैं, सामने क्या खड़े हैं, धनुर्धर खड़े, और इसके पीछे पैदल की सेना भी खड़ी है, बहुत सारी पैदल की सेना पीछे खड़ी है, और उनके बीच में ही भाला फेंक खड़े हैं, भाला फेंक बीच में खड़े हैं। ठीक है, ये पैदल की सेना खड़ी है, ये पैदल सेना है, पीछे पैदल की सेना खड़ी हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप पोरस की सेना में, देखो पोरस की सेना में सबसे पहले जो खड़े थे पैदल सैनिक खड़े थे, सबसे पहले पैदल सैनिक खड़े थे जो धनुष लेकर खड़े थे, धनुर्धर थे। ठीक है, वो खड़े थे। उसके बाद लेफ्ट राइट में रथ खड़े कर रखे थे, ये प्लस का निशान दिख रहा है आपको, ये रथ है, ये रथ खड़े हुए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर रथों के पीछे ही घुड़सवार खड़े थे, रथों को कवर करने के लिए, क्योंकि पीछे से आकर आक्रमण न कर दे। ठीक है, पीछे भी यहाँ पर भी घुड़सवार खड़े हैं। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर जो पैदल सैनिक है, इनके पीछे ही कौन खड़े, हाथी खड़े हुए हैं। ये देखो अब हाथी क्यों खड़े हुए हैं, जानबूझकर कि हाथियों पर कोई आक्रमण ना कर दे, पैदल सैनिक उनको बचा ले हाथियों को। ठीक है, और हाथी पैदल सैनिकों को कवर करने के लिए ऊपर से आक्रमण करते थे, मतलब हाथी के ऊपर जो बैठा था, जो महाबत बोलते हैं जो हाथी को चलाता है, वो महाबत ऊपर से अटैक करे, जो भी हाथी को मारने आए या पैदल सैनिकों को मारने आए, ऊपर से हाथी उन पर अटैक कर दे। ठीक है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी कि अगर पैदल सैनिकों को भी मारने आएगा तो हाथी मारेंगे, और हाथी को मारने आएगा तो आगे पैदल सैनिक लगे हुए हैं। ये था, और मैं एक हाथी पर आप बैठा था, ये हाथी था, इस पर पोरस से खुद बैठा था और बहुत सारा सामान लेकर बैठा था, ये था वो। ठीक है, और उसके हाथियों के पीछे ही आपका पैदल सैनिक, बहुत सारे पैदल सैनिक लगे हुए थे। ठीक है, ये सारे पैदल सैनिक थे जिनके हाथों में धनुष बाण थे। ठीक है, अब देखो पैदल की आपके पोरस की सेना में देखो और सिकंदर की सेना में देखो। सिकंदर की सेना मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिकंदर की सेना वेल ट्रेंड सेना थी, उसकी पूरी ट्रेंड सेना थी कि युद्ध कैसे करते हैं, पूरी ट्रेंड सेना थी। उसके पास बहुत सारे हथियार थे। ठीक है, और लड़ने के उसके पास कवच थे, भाले थे बहुत। अच्छा, सिकंदर की सेना के पास 9 से 12 फीट के भाले थे जो बहुत दूर तक मार करते थे, बहुत जबरदस्त फेंकते थे। सिकंदर की सेना में भाला फेंकते जो बहुत जबरदस्त तरीके से भाला फेंकते थे, वो एक साथ 3-4 आदमियों को मारते थे, एक साथ लाइन से खड़े हुए एक साथ मार देते थे। 9 से 12 फीट के भाले थे वो, और बहुत जबरदस्त भाला फेंकते थे। ठीक है, और ऊपर से जो आपके सिकंदर की सेना थी उसके वो पूरे पूरे कवर से ढके हुए थे, पूरा कवच था उनके पास, पूरे कवर से आगे पीछे पूरे कवर से ढके हुए थे, क्योंकि उन पर अटैक करे तो अटैक उनको कम से कम उनको नुकसान हो उस अटैक से। ठीक है, ये भी था। नेक्स्ट है आपके धनुर्धर थे, तो आपको पता ही धनुर्धर भी थे आपके सिकंदर के पास, जो कि बड़े जबरदस्त तरीके से धनुष चलाते थे। ये थी पूरी की पूरी सिकंदर की सेना। ऊपर से पैदल सेना भी तो थी। ठीक है ना, घुड़सवार थे, घुड़सवार बहुत अच्छे तरीके से घुड़सवार थे इनके पास, बहुत अच्छे नस्ल के घोड़े थे जो कि युद्ध के लिए ही बने थे, जिनको युद्ध के लिए ही ट्रेंड किया हुआ था। और इन्हीं एक घोड़े पर खुद सिकंदर भी सवार था। यहाँ पर एक सिकंदर खुद सवार था। ठीक है, यहाँ पर आके देखो सिकंदर की सेना बता दी। अब देखो पोरस की सेना की कमियां, पोरस की सेना की कमियां बता रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से। पोरस की सेना में सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि उनके पास कवच नहीं थे युद्ध में लड़ने के लिए। अगर कोई उनको अटैक करे तो बच नहीं सकते थे, उनके पास ढाल नहीं था कि सामने कोई कवर कर ले चीज, अगर कोई मारता है तीर मारता है तो ऐसे ढाल पकड़ करके खड़े हो जाए। ढाल नहीं था, ढाल देखा आप गोला गोल सा वो होता है ढाल, उसको ढाल बोलते हैं, वो नहीं था उनके पास, कवच नहीं था उनके पास। कवच सिर्फ 2 आदमियों के पास, एक पोरस के पास था, एक पोरस के सेनापति के पास था। अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो बच जाएंगे। ठीक है, और जो उनके हाथी थे उनको भी कवर नहीं किया होता किसी चीजों से, कि अगर कोई हाथी पर अटैक करने आए तो हाथी बच जाए, उनके ऊपर भी कोई कवर नहीं था। ठीक है, पोरस की सेना की सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि पोरस की सेना में जो सेना थी वो प्रशिक्षित नहीं थी, ट्रेंड नहीं थी कि युद्ध कैसे करना, ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं थी कि युद्ध कैसे करते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं था उनको, पर युद्ध कर लेते थे वो जैसे भी, है ना। तो ये पूरी संरचना थी पोरस की सेना की। ठीक है, संरचना बता दी, इसकी कमियां बता दी, इसकी सेना की बातें बता दी, इसकी सेना की बातें बता दी, इसके पास क्या था वो बता दिया, इनके पास क्या नहीं था वो बता दी। ठीक है, अब इसके पोरस और सिकंदर के युद्ध में जो अभी पोरस हारेगा, वो हारेगा तो सिर्फ अपनी 2 कमी की वजह से। पहला उसके रथ, दूसरे उसके हाथी, इन 2 लोगों की वजह से हारेगा। अब जैसे इनके बीच में जब आमने सामने ये लोग आ गए, पोरस आ गया आमने और सिकंदर आमने सामने खड़ा है, तो युद्ध होगा। तो युद्ध हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सिकंदर ने अटैक करवाया, अटैक यहाँ से हुआ, तो सिकंदर ने यहाँ से अटैक किया, यहाँ से अटैक करवाया, दोनों साइड से अटैक करवाया घुड़सवारों के द्वारा। घुड़सवार से तीर
तीरों से बांधते थे, बाणों से मारते थे, बाण लेकर मारते थे, बाणों की एकदम वर्षा कर देते थे। तो सिकंदर ने क्या बोला कि जितने भी सैनिक हैं मेरे घुड़सवार, वो सारे बाणों से अटैक करते हैं इस साइड पर, इस साइड पर अटैक करें। सिकंदर ने अपनी पूरी की पूरी सेना को बोला कि यहाँ पर अटैक करें और कहीं पर अटैक ना करें। तो क्या हुआ, यहाँ पर अटैक किया गया, इन रथों पर अटैक किया गया, जो इन पर रथों पर जो लोग बैठे थे उन पर अटैक किया गया। जब इन पर अटैक हुआ तो जो ये वाले जो रथ थे, ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे से यहाँ इस साइड आ गए, और ये घुड़सवार भी कहाँ आ गए, पीछे से प्रोटेक्शन करने के लिए इस साइड ही आ गए, इनको प्रोटेक्शन करने के लिए। ये पूरी जगह खाली होगी, अब देखना ये पूरी जगह खाली हो गई है, ठीक है, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए। इसी समय कैटरस, जो सिकंदर ने बताया था, जो सिकंदर का सेनापति था, उसको उसने बोला हुआ था कि जब मैं तेरे को बुलाऊंगा तभी आ जाओ। तो कैटरस पीछे से यहाँ से पता नहीं कहाँ से आया, ऐसे घूमता हुआ पीछे से आया, और यहाँ पर तो कोई था ही नहीं, यहाँ कोई था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर के जो सैनिक थे वो इनको बचाने के लिए यहाँ से, वो इनको बचाने के लिए यहाँ से इधर आ गए थे, तो यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। तो यहाँ उनको मौका मिल गया यहाँ से निकल के पीछे से मारने का। तो यहाँ पर कैटरस की सेना आई और पीछे से आकर उन्होंने यहाँ पर सारे रथों को और घुड़सवारों को एक साथ पकड़ लिया पीछे से, और पीछे से युद्ध हुआ फिर इनके साथ, अटैक हुआ, बहुत बहुत बड़े स्तर पर अटैक हुआ। सिकंदर की सेना तो बड़े अच्छे तरीके से लड़ रही थी, लेकिन पोरस की जो सेना थी उसके सबसे बड़ा जो एक अनलकी जो चीज थी वो ये थी कि यहाँ पर बारिश बड़े स्तर पर हो रही थी, जिसका कि फायदा उठाया सिकंदर ने, और इसका जिसने फायदा नहीं उठाया, जो उठा ही नहीं पाया, है ना, वो था पोरस। क्योंकि इस बारिश के समय में कीचड़ की जमीन भर गई थी, कीचड़ से भर गई थी जमीन, और उसके रथ इन कीचड़ों में चलने के लिए काबिल नहीं थे, टायर फंस गए थे। लेकिन घोड़े तो चलने के काबिल थे, लेकिन रथ नहीं थे, तो रथ बेचारे यहीं पर फंस गए। और जब रथ यहीं पर फंस गए तो पीछे से कैटरस भी आ गया, कैटरस ने उन रथों पर अटैक कर दिया, उन रथों पर अटैक किया, तो उन सिपाहियों को रथ छोड़ छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है। ये पैदल सैनिक थे, तो पैदल सैनिक बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी समय धनुर्धर ने यहाँ पर भी अटैक कर दिया, इनके ऊपर भी अटैक कर दिया। तो अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागे ये लोग अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो जब ये इधर उधर भागे तो हाथी जो थे, पोरस ने उन हाथियों को आगे भेजा, फिर एक काम करो तुम अब आगे जाओ, हाथियों को भेजा कि तुम जाओ, क्योंकि हाथी युद्ध लड़ने के लिए बहुत सक्षम थे, इसलिए इनको क्या बोला पोरस ने कि हाथियों को आगे लेके जाओ। तो हाथी आगे जाने लगे, तो हाथी जब आगे जाने लगे तो हाथियों ने सिकंदर की सेना को बहुत ज्यादा खात्मा कर दिया। जो सिकंदर की सेना यहाँ पर खड़ी थी ना, पैदल सैनिक जो खड़े थे, वो जो आगे से पैदल आए थे, तो उनको बहुत ज्यादा बड़े तरीके से रौंद मारा, ठीक है ना। यहाँ पर जो धनुधर खड़े थे उनको भी बड़े गंदे तरीके से रौंद दिया हाथियों ने। तो जब सिकंदर ने सब देखा, कि सिकंदर ने बोला एक काम करो भाई, मेरे जितने भी सिपाही हो सारे अपने हाथ में कुल्हाड़ी और तलवार रखे, ताकि जब हाथी उनको अटैक करना है तो कुल्हाड़ी और तलवारों से उनके ऊपर अटैक करें, उनकी सूंड पर अटैक करें तो उनकी सूंड को काटें या उनके पैर को काट दें, ठीक है। तो जब जिससे पैर को काटेंगे, सूंड को काटेंगे, उनको अटैक करेंगे हाथी के ऊपर, तो हाथी इस अटैक को ना झेलकर वो पीछे की ओर भागेंगे, और यही हुआ। सिकंदर ने यही कहा था और पीछे की ओर हाथी भागने लगे, क्योंकि उनको अटैक हुआ। जब अपने आप को बचाने के लिए हाथी पीछे की ओर भागने लगे, तो उन्होंने इसी अफरा तफरी के चक्कर में उन हाथियों ने अपने ही सैनिकों को कुचल डाला। बहुत सारे पोरस की सेना को ही कुचल डाला, किसने, उसके खुद के हाथियों ने कुचल डाला, ठीक है, बहुत सारे सैनिकों को कुचल डाला, क्योंकि हाथियों के चिहाड़ने की जो आवाजें थी, जिसकी वजह से खुद पोरस की सेना डर गई और खुद सिकंदर की सेना भी डर गई थी एक समय के लिए। तो और जब हाथी पीछे को भागने लगे तो बहुत सारी पोरस की सेना मार दी उन हाथियों ने, बहुत सारी सेना मार दी, ठीक है। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ, मैंने आपको बताई दिया, इस साइड तो कोई था ही नहीं, क्योंकि इस साइड के सारे सैनिक यहाँ कवर करने में बिजी थे, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े तरीके से मारे गए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर रथ जो वो कीचड़ में फंस गए, क्योंकि मैंने उनको बताया था यहाँ पर रात में समय जब युद्ध हो रहा था तो उस समय बारिश का समय था, और बारिश की वजह से जो जमीन थी वो दलदल से भर गई थी, और ये रथ उन दलदलों में फंस गए, जिस वजह से सिकंदर की सेना ने यहाँ पर रथों को और घुड़सवारों को भी बहुत बड़े स्तर पर मार डाला यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद बचा कौन, यहाँ पर ये हाथी बचे और ये पैदल सैनिक बचे। अब ये पैदल सैनिक और ये 2-3-4 हाथी पोरस को बचाने के लिए आगे कवर कर रहे थे, ये आगे जा रहे थे, ठीक है, ये पैदल सैनिक भी। तो आखिर में क्या होता है, ये सब आगे जाते हैं, ठीक है, ताकि पोरस को बचाया जा सके, चारों तरफ ये लग जाते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन पोरस बड़े गंदे तरीके से, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से युद्ध कर रहा था, पोरस बिल्कुल मानने के लिए रेडी नहीं था। सिकंदर ने 1-2 बार तो अपना शांति दूत भेजा, लेकिन पोरस ने उसको मारकर भगा दिया, मतलब उसकी तरफ आक्रमण करने की कोशिश करी, लेकिन उससे संधि नहीं करी पोरस ने, ठीक है। तो जब पोरस की सेना आधी रहेगी तो सिकंदर ने फिर सोचा कि काम करता हूँ, फिर से भेजता हूँ अपना शांति दूत, पर पोरस ने तब भी नहीं माना। अंत में फिर सिकंदर को लगा भाई ये मानने वाला नहीं है, इससे अच्छा है कि इसके ऊपर अटैक ही करते रहो, तभी मानेगा। अंत में फिर उसके मित्र ने बोला सिकंदर यार मान जा यार, क्योंकि अब तुम्हारी बहुत सारी सेना भी मारी गई है और अब हम बिल्कुल हारने का कगार पर आ गए, अब मान जा। तो अपने मित्र कहने पर पोरस हाथी से उतरता है, तब उतरता है,
उससे पहले नहीं उतरा वो, ठीक है। जब उस सिकंदर ने उसके पास दो तीन बार अपने शांति दूत भेजे तब नहीं उतरा हो, लेकिन जब पोरस के फ्रेंड ने, मित्र ने खुद बोला कि उतर जा पोरस, अब तो कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि हमारी सेना भी मर चुकी है आधी, हमारे आधे सैनिक भाग चुके हैं, आधे हमारे मर चुके हैं, हमारे हाथी भी हमारे पास नहीं रहे, रथ कर भी हमारे फंसे हुए हैं, और सारे के सारे हमारी सेना का खात्मा हो चुका है, और अब क्या है, दोस्ती करने में फायदा है। फिर पोरस के कहने पर उतरता है नीचे, और जैसे उतरता है तो पोरस को ले जाया जाता है सिकंदर के पास। जब सिकंदर के पास पहुंचता है पोरस, तो सिकंदर उसको देखते ही बोलता है, बताओ पोरस, तुम्हारा हाल क्या क्या जाए। वही हिस्टोरिकल डायलॉग, वही कि पोरस बोलता है, वही हिस्टोरिकल डायलॉग जो आपने बहुत बार सुना होगा कि जनाब मेरे साथ वही हाल किया जाना चाहिए जो एक राजा दूसरे हारे हुए राजा के साथ करता है। ये बात सुनते सिकंदर उसकी बहादुरी से इंप्रेस हुआ और उसको बोला कि अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सिकंदर ने पोरस के साथ दोस्ती करी और उसका पूरा का पूरा राज्य वापिस पोरस को सौंप दिया, और उसको बोला कि तुझसे मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, कि अपने देश के लिए कैसे लड़ना है और बहादुरी से कैसे लड़ना है, सब कुछ मैं तुझसे सीख कर जा रहा हूँ आज। तो सिकंदर की बहुत बड़ी सेना जो युद्ध लड़ने के अब काबिल नहीं रही, क्योंकि पोरस के युद्ध के समय बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे देशों को जीत कर आए थे, पीछे भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और अब वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, अब वो कोई युद्ध करना नहीं चाहते थे। इसलिए सिकंदर अपनी सेना को लेकर वापिस अपने देश की ओर रवाना हो जाता है, अपनी पूरी सेना लेकर बीच में वो बेबीलोन में रुक जाता है। उसी बेबीलोन के देश में उसकी 33 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ पेट दर्द की वजह से। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा आपका सिकंदर और पोरस का युद्ध खत्म, ये पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक था ये खत्म हो जाता है, ठीक है। और हमारा वेट करिए हमारी अगली वीडियो का, जल्द मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।